Hello students, welcome to Future Scholars. So today we are going to study the chapter Cell, the fundamental unit of life, जो क्लास 9th NCERT बायोलॉजी का पहला चैप्टर है. So let's get started. सबसे पहले आप सब जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का. एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू टॉलेस्ट ट्री ह्यूमंस दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. सो जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो सेल है. जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो भी कौन परफॉर्म करता है, सेल करता है. इस वजह से हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. यहाँ पर दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनल. स्ट्रक्चरल तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं. और यही सेल्स सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इस वजह से हम इसको फंक्शनल भी बोल देते हैं. क्योंकि एक सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक हम पूरा ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं. इस वजह से हम बोलते हैं कि सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट भी है. तो यहाँ पर जो सेल की डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी. सेल की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले करी थी अपने साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने. कब करी थी, 1665 में. जो सेल्स की जो डिस्कवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये आपको याद रखना है. सो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने एक पतली सी कॉर्क की स्लाइस ली थी और इसको एक प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया. प्रिमिटिव का क्या मतलब है, प्रिमिटिव मतलब पुराने, जैसे यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो. सो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट बहुत ही छोटे छोटे उसमें दिखा रहे थे, और उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम उसने रखा सेल. जब उन्होंने फर्दर ऑब्जर्व किया और भी चीजों को देखा, तो हुक ने एक्चुअली में डिस्कवर करे थे डेड सेल्स. प्लांट टिश्यू के डेड सेल्स वहां पर डिस्कवर हुए थे. जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी सेल स्ट्रक्चर की, यहाँ पर उन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक लैंडमार्क मूवमेंट साइंस के अंदर लगा दिया था. उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था. आप ये भी याद रखना. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल थ्योरीज के बारे में. सेल थ्योरीज पढ़ने से पहले हम दो साइंटिस्ट के बारे में लर्न कर लेते हैं. पहला है श्लिडन और दूसरा है श्वान. श्लिडन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो अपने जर्मन जोलॉजिस्ट थे. आप सब जानते हो कि बॉटनिस्ट जो स्टडी करता है प्लांट्स के बारे में और जोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है एनिमल्स के बारे में. दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे. दोनों ने बोला कि all plant tissues are composed of cells and cell is the basic building block of all plant matter. ये वाली जो लाइन बोली थी ये बोली थी श्लिडन ने, और श्वान ने भी सेम बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसके बने, सेल्स के बने. इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी. दोनों ने सेल थ्योरी बनाई थी और तीन प्रिंसिपल्स बताए थे कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसका क्या मतलब है कि सारे सेल्स जो है वो पुराने सेल्स से ही आए हैं. ये बताया था श्लिडन और श्वान ने. अब ये जो सेल थ्योरी है इसको और मॉड्यूलेट करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था रिडोल्फ विर्चाउ. ये एक जर्मन फिजिशियन थे और इन्होंने भी सेम ही बात बोली कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. लेकिन इन्होंने एक नई लाइन बनाई जिसका नाम था ओमिनी सेलुला ई सेलुला. ये लाइन किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चाउ ने बताई थी अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जिसका मतलब सेम ही था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो ये तीन साइंटिस्ट आपको लर्न रखने हैं, याद रखने हैं. फिर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में. देखो बच्चों, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मतलब वन, सिंगल, और मल्टी मतलब बहुत सारे, आप सब जानते हो. तो अगर एक सिंगल सेल सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है, चाहे वो फीडिंग हो, ब्रीदिंग हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सब अगर एक सिंगल सेल कर रहा है तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें सिंपल एग्जांपल्स आते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट. ये तीन आप एग्जांपल्स लर्न रखना. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिजम्स मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एज यू नो, सेल ग्रुप इनटू टिश्यू, देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम.
सो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। कुछ जो सेल के टाइप्स होते हैं जैसे मसल सेल्स, कुछ नर्व सेल्स, कुछ ब्लड सेल्स भी कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि 37 ट्रिलियन सेल्स अगर एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखें तो 37 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक्स वर्सेस प्रोकैरियोटिक्स। दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सिंपल है, अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक होगा, और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स के बारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम देखें तो वो यूकैरियोटिक होगा। जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर का वो है न्यूक्लियस के बेसिस पे। अगर न्यूक्लियस है तो वो होगा यूकैरियोटिक सेल्स, अगर उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि इनक्लोज्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। और अगर उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो यहाँ पर प्रो का मतलब होता है पुराना, ऐसे भी याद याद रख सकते हो, और यू का मतलब होता है ट्रू, मीन्स एकदम नया। अब नेक्स्ट, जो इनके पास जो डीएनए होता है वो फ्री होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इनके पास, प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सारे प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, साइज बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज आप देखते हो नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, तो बहुत ही छोटा साइज होता है, माइक्रोमीटर के आसपास इनका साइज होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स का 10 to 100 माइक्रोमीटर का साइज होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई। अब न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, और डीएनए जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू क्रोमोसोम्स। ये भी हम आगे जब न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। जब हम किसी भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो लेबलिंग आती है वो बाउंड्रीज की ही आती है। तो एवरी सेल, हर सेल जो होता है वो इनक्लोज होता है एक बाउंड्री से, एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री से, जो कि रेगुलेट करता है उसके इंटरेक्शंस को इन्वायरमेंट के साथ, और मेंटेन करेगा उसका इंटरनल बैलेंस जो कि एसेंशियल होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर है तो आप सेलुलोज से रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल वॉल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के अंदर आप 3 पॉइंट्स लर्न करना। पहला कि सेल वॉल जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग से, और जो प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट्स के पास प्रेजेंट है तो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक शेप प्रोवाइड करती है। तो ये 3 फंक्शंस है, यू हैव टू रिमेंबर फॉर सेल वॉल। नेक्स्ट अपनी बाउंड्रीज आती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमिएबल बैरियर होती है, और किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अब इसके लिए अपनी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबिलिटी को बताने के लिए कौन सा मॉडल आया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर की बनी है, 2 लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स कहाँ है, बाहर की तरफ, और वाटर रिपेलिंग टेल्स कहाँ है, अंदर की तरफ, और प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। तो ये जो पॉइंट्स है ये कौन बताता है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताता है। सो यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर देखोगे तो जो हेड है वो बाहर की तरफ है, और जो टेल है वो अंदर की तरफ है। हेड जो है वो बाहर क्यों है, क्योंकि वो वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और टेल्स जो है उनको वाटर नहीं पसंद, दे आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक वर्ड आप जानते हो किस लिए यूज होता है, जब किसी चीज से हमें डर लगता है।
तो वाटर फोबिक जो है वो यहाँ पर टेल्स है, इस वजह से वो वाटर से बचना चाहती हैं, इस वजह से वो क्या है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। हेड बाहर है आउटर की तरफ, और टेल कहाँ है, अंदर की तरफ। सो वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स। उसके बाद ये देखो यहाँ पर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है, अंदर की तरफ धसे हुए हैं लिपिड बाई लेयर के अंदर, और कुछ कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ भी हैं। तो जो अंदर की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरीफेरी प्रोटीन्स। और यहाँ पर ये देखो कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो। सो दिस इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव करते हैं साइडवेज, मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ, चाहे वो फ्लिप करे चाहे वो रोटेट करे विद इन द मेम्ब्रेन, इस वजह से हम इसको फ्लूइड बोल देते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो किसकी तरह काम करते हैं, गेट कीपर्स का काम करते हैं। गेट कीपर्स मतलब यही प्रोटीन्स जो है ये मॉलिक्यूल्स को पास कराएंगे मेम्ब्रेन के अंदर या फिर बाहर, इस वजह से हम इनको बोल देते हैं गेट कीपर्स। सो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने एनसीईआरटी में दो वर्ड्स है, एक है ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूजन। तो देखो, जब हम वाटर की मूवमेंट अगर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करवाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो देखो यहाँ ये जो वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल, अगर हम इसके थ्रू वाटर की मूवमेंट कराते हैं देन हम उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज हुआ है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट हाई टू लो करा रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन है ऑफ वाटर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सो ऑस्मोसिस जो है उसके अंदर हम हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाते हैं, इस वजह से हम ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन बोल रहे हैं। और किसके थ्रू कराते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कराते हैं। प्लांट्स के अंदर जो वाटर है फ्रॉम द सॉइल वो एंटर करता है रूट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहा है। ग्राउंड में हमें ज्यादा पानी मिलेगा, सॉइल में हमें ज्यादा पानी मिलेगा एज कम्पेयर टू प्लांट, तो इस वजह से हाई से लो जा रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है और या फिर डिफ्यूजन हो रहा है। सो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के थ्रू 3 कंसंट्रेशन हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। पहली, आप यहाँ पर 2 वर्ड्स को याद रखना, एक होता है सल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सल्यूट जो होता है वो चीज है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर सल्यूट क्या लिया है, यहाँ पर सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और इंट्रा सेलुलर मीडियम, 2 तरीके के मीडियम लिए हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो बाहर मीडियम है, यानी ये देखो ये बाहर वाला मीडियम, और इंट्रा सेलुलर मतलब ये जो आरबीसी, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर वाला जो मीडियम है दैट इज इंट्रा सेलुलर मीडियम। अगर बाहर का मीडियम और अंदर का मीडियम दोनों सेम है, इक्वल है, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर इंट्रा सेलुलर वाला यानी सेल के अंदर वाला मीडियम ज्यादा है तो सेल जो होता है वो स्वेलअप हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का पानी भी अंदर की तरफ जाने लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। और अगर सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है तो श्रिंक हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। सो ये 3 सोल्यूशन है, आप याद रखना। ठीक है, आप किसी के भी रिस्पेक्ट से लर्न कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर के रिस्पेक्ट से भी या फिर इंट्रा सेलुलर के रिस्पेक्ट से, दोनों के किसी के भी रिस्पेक्ट से लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न रहेगा। इंट्रा सेलुलर के थ्रू कर लो कि अगर इंट्रा सेलुलर मीडियम ज्यादा है सल्यूट का तो हाइपो, अगर इंट्रा सेलुलर मीडियम कम है तो हाइपर। सो ये 3 पॉइंट्स, 3 कंसंट्रेशन आपको लर्न रखनी है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज की। देखो, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक और सेमी फ्लूइड मीडियम है। सेमी फ्लूइड मीडियम का क्या मतलब है कि उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रेजेंट है। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस फिलिंग द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आपकी जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो बाहर का जितना भी पोर्शन है ये वाला वो सारा कौन फिल कर रहा है, साइटोप्लाज्म फिल कर रहा है। इस वजह से वो कह रहा है फिलिंग द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सारे ऑर्गेनलीज जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो कहाँ होती है? मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम्स जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या फंक्शन है? एक ही मेन फंक्शन है इसका, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्या करेगा? ये अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। सो क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? यू हैव टू लर्न राइबोसोम्स। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है। बहुत सारी मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स या फिर वेसिकल्स जो है मिलकर एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है तो उसको बोलेंगे रफ। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ। ठीक है, अब देखो क्या काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक के पास राइबोसोम्स है तो क्या फंक्शन होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड प्रोड्यूस करना और डिटॉक्सिफाई करना हार्मफुल सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, जो भी प्रोटीन बन के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर लिपिड्स बन के आए हैं उसको कन्वर्ट करता है वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स ऐसे गोल तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन या फिर लिपिड्स बन के आए हैं उसको वो मॉडिफाई करेगा और उनको पैक करके ट्रांसपोर्ट करेगा जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इनसाइड है सेल के चाहे वो आउटसाइड है सेल के। तो यहाँ पर ये देखो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फोल्डेट्स हैं, अगर इनके पास ये देखो ये राइबोसोम्स इनके पास प्रेजेंट है, अगर ये राइबोसोम्स इसके पास है तो उसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस साइड आप देखो तो यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है इसलिए हम बोलते हैं इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है गोल्गी। ये देखो गोल्गी का डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके के ये इनर फोल्ड्स होते हैं। ये वेसिकल्स, ये देखो वेसिकल्स का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। इस वेसिकल्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बना रहे थे, और ये इसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेसेस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन कहाँ बन गया? रफ एंडोप्लाज्मिक में बन गया, उसको वो कहाँ ले गया? गोल्गी की तरफ ले गया, जो उसको वो क्या करेगा? पैक करके आगे तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। सो ये दोनों काम ना कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं, यानी ये और ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। एज यू नो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता था ये, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जनरेट करता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपकी आ सकती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी जनरेट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन करके। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में इनटू यूजेबल एनर्जी। तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे कि क्या जनरेट होती है? एटीपी जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या काम है? इट इज अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मोर अबंडेंट इन एक्टिव सेल्स, जैसे कि मसल्स की जब हम मूवमेंट करते हैं उसके अंदर भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया हमें ज्यादा मिलेगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप डायग्राम देखोगे तो देखो बाहर है दो लेयर होती है, टू मेम्ब्रेन लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ना ये इनर फोल्ड्स बना लेती है। इनर फोल्ड्स बना लेती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टेई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टेई बोलते हैं। और इसके बीच का एक मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये किस लिए फोल्ड होती है?
ये अंदर इसलिए फोल्ड होती है ताकि इनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए और आसानी से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करके एटीपी बना ले, मतलब मोर एनर्जी बना ले। सो इनर फोल्ड्स किस लिए होते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आपने डाइजेशन भी कभी पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी फोल्डेड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सिंगल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है, इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनली खराब हो गया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया या फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया तो उसको खत्म करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर केस आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि ये खुद का ही सेल, पूरा एंटायर सेल ही डाइजेस्ट कर जाए, तब हम इस लाइसोसोम को क्या बोल देते हैं? सुसाइडल बैग बोल देते हैं, क्योंकि खुद का ही सेल खा जाता है। ठीक है, तो सुसाइडल बैग होने की भी एक कंडीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। प्लास्टिड का दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। कोई भी दोनों नाम से आप इसको याद कर सकते हो। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनली में होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पिगमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता था? लाइट, सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा प्लास्टिड है प्लांट्स का, वो स्टार्च, ऑयल्स और कुछ पिगमेंट्स भी स्टोर करके रखता है। प्लास्टिड का डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पे ले रखा है क्लोरोप्लास्ट का। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसकी भी। इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। सिर्फ दो ही ऐसी ऑर्गेनली हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। इसके बीच का स्ट्रोमा और राइबोसोम्स। ठीक है, सो दो ऑर्गेनली क्वेश्चन आता है कि विच टू ऑर्गेनलीज प्रेजेंट डीएनए, तो खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हम एक सिंगल सैक की बात करें, अगर मैं एक कॉइन यहाँ से उठा लूं, उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और कई सारे थाइलाकॉइड्स अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं और इस तरीके से एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लूं जैसे यहाँ बना हुआ है, उसको हम बोल देते हैं ग्रेना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स याद रखना है जिसका नाम है स्ट्रोमा। या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स था उसको हम मैट्रिक्स से ही बोल रहे थे, उसका जो बीच का सब्सटेंस होता है उसको हम मैट्रिक्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो कि है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल हर्ब है ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के पास हमने जो डिफरेंस पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि यूकैरियोटिक के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियोइड होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो कंट्रोलिंग यूनिट है दैट इज न्यूक्लियस। सारी सेलुलर एक्टिविटीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा? न्यूक्लियस डायरेक्ट करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए क्या कैरी करता है? हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। जो फीचर्स आपके पेरेंट्स से जो आपके अंदर आए हैं उन चीजों को हम बोलते हैं हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस। जैसे आप देखते हो कि आप ऐसे बोला जाता है कि आपकी जो नोज है वो आपके पापा पे गई है, आपकी आईज आपकी मम्मा पे गई है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों पे जाते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ये स्टडी होती है प्रॉपर। तो वो जो कैरी करता है, ये कौन कैरी करता है? ये अपना डीएनए कैरी करता है। तो डीएनए जो है फर्दर किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर, और जो विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आप फर्दर क्लास में पढ़ो। जितनी भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस करता है। बाय कंट्रोलिंग विच प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस, कौन सा प्रोटीन बना है उसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर mRNA नाम का एक एसिड होता है, प्रेजेंट होता है।
एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए टू राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म का जो मैसेज है वो कौन देगा? न्यूक्लियस देगा। ठीक है, यहाँ पर आप न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपना mRNA। ये mRNA जो है यहाँ से साइटोप्लाज्म में जाता है प्रोटीन, फर्दर प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपना आरएनए, सिंगल होता है आरएनए। फिर यहाँ पर एक क्रोमैटिन है, कंडेंस्ड हो रखा है क्रोमैटिन। आगे पढ़ते हैं हम। न्यूक्लियर एनवेलप, बाहर दो आउटर, एक इनर और एक आउटर। इनर लेयर और आउटर लेयर यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर बन जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और ये देखो न्यूक्लियस से ही कौन अटैच है? अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ये प्रॉपर आपका पूरा न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये कुछ न्यूक्लियर पोर्स है। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी देखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही आना है क्वेश्चन। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स भी प्रेजेंट है। ये मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ पर ये देखो, ये पोर्स यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है। क्या काम करते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटीरियल है उसको, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर का जो मटेरियल उनको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, उसको अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ ट्रांसफर करेगा मटेरियल्स को। उसके बाद एक होता है न्यूक्लियोलस, ये वाला बीच का जो न्यूक्लियोलस था। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये डेंस होता है, राउंड बॉडी है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पर क्या है? राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको mRNA मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दीज सब यूनिट्स देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स के पास कंटेन होती है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम्स के पास ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हमें ट्रांसफर करनी है या फिर पहुंचानी है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए और कुछ प्रोटीन्स। दो चीजों के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखना, अभी मैं बता दूंगी प्रॉपर कि कैसे कैसे बनता है ये सब। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। जो फंक्शनल सेगमेंटेड डीएनए का उसको हम बोलते हैं जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या ट्रांसफर होता है? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं जीन्स। अगर एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। जैसे क्रोमैटिन मटेरियल विजिबल होता है एज अ इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्रोमैटिन होता है। ये क्रोमैटिन खुलता है, इस तरीके से लंबे लंबे थ्रेड्स बना लेता है और इनके पास होते हैं अपने जीन्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स मिलकर फिर क्या बनाएंगे? आगे जाके बना देते हैं इस तरीके से क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होगा? अपना न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये देखो। सो ये है अपना डीएनए। डीएनए के पास क्या होगा? जीन। जीन्स जो है वो इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और फर्दर कॉइल होके क्या बना लेगा? अपना क्रोमोसोम्स बना लेगा। तो क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स और जीन्स के पास क्या होता है? अपना डीएनए। और ये होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनसीईआरटी के अंदर। आई होप आपने न्यूक्लियस अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। सो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप में सिर्फ आप माइक्रोस्कोप्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको लर्न रखना। सबसे पहले आता है आई पीस। जो इसका ये रोटेटर होता है इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट नॉब। ये इसकी बॉडी हो गई। ये वाला हो जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके अंदर हम देखते हैं अच्छी तरीके से। ये भी फाइन एडजस्टमेंट नॉब हो गया। ये हैंडल हो गया जिससे हम इसको उठाते हैं। ये इसका बेस हो गया।
ये मिरर हो गया ताकि हम अच्छे से लाइटिंग वगैरह दे दे, ताकि हमें जो इमेज है वो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्टेज, जहाँ पर हम अपनी स्लाइड्स को रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं। सो दिस इज योर लाइट माइक्रोस्कोप। सो इसके अंदर इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं उसकी रिप्लाई दे दूंगी। एंड अगर आपको कोई भी नया चैप्टर स्टडी करना है तो आप वो भी बता देना। थैंक यू।